हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट रेस्पिरेशन। आज हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस को समझेंगे, यानी कि इनहेलेशन यानी कि अंतर श्वसन और एक्सहेलेशन यानी कि बाह्य श्वसन, दोनों में क्या अंतर होता है और वो किस तरह से होते हैं। इसके अलावा हम लोग श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से जो O2 है वो ब्लड वेसल्स में छोड़ी जाती है थ्रू हीमोग्लोबिन, वो कहाँ पर जाती है, हर एक सेल के पास जाती है, हर एक टिश्यू के पास जाती है। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस को कि ब्रीदिंग में कौन सी दो क्रियाएं आ जाती हैं हमारी। तो ब्रीदिंग में हम लोग समझते हैं ब्रीदिंग में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। ब्रीदिंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। श्वासोच्छ्वास बोलते हैं और श्वासोच्छ्वास में हमारी दो क्रियाएं आती हैं। एक हमारी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतः श्वसन, जिसे हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अथवा इसी को कहा जाता है निश्वसन, यानी कि इंस्पिरेशन। सेकंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य श्वसन, या फिर एक्सहेलेशन, और इसी को बोला जाता है निश्वसन। इन दोनों में अंतर है। इसमें देखो निश्वसन है ये और ये है निश्वसन, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। ओके, तो दो प्रोसेस आते हैं हमारे ब्रीदिंग में, यानी कि श्वासोच्छ्वास में हम दो क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है इनहेलेशन, यानी कि हमारा अंतः श्वसन। अंतः श्वसन यानी कि जो भी गैसेस होती हैं, जो भी एयर होती है, उसको जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन बोलते हैं। इसके अपोजिट होता है एक्सहेलेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन यानी कि बाहर की ओर हम जो एयर हमारे अंदर है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ निकलती नहीं है, बाकी जो गैसेस है ना वो भी हमारे बाहर वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में जाती हैं। ओके, तो इन दो प्रोसेस के बारे में हम लोग को समझना है। ब्रीदिंग में हमारी दो चीजें आती हैं, या एक तो हमारा इनहेलेशन या फिर हमारा इंस्पिरेशन, और सेकंड हमारा होता है एक्सहेलेशन या फिर एक्सपीरेशन। ओके, दोनों के बारे में समझते हैं। तो अब हम लोग ब्रीदिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फेफड़ा है, ओके, इस टाइप का। पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं इस तरह से, ओके, पीछे की ओर, और यहाँ पर हमारी क्या होती है, रिब होती है। ये तो हम जानते ही हैं। आगे क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। तो आगे क्या होती है, हमारे रिब्स होते हैं। रिब्स पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, कॉलम होते हैं, ओके। ये हमारा नीचे की ओर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा डायफ्राम, यहाँ नीचे होता है डायफ्राम, ओके। और ज्यादा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसे बनाना है, ठीक। ये हमारी रिब है, यानी कि इसको पसली बोलते हैं हम लोग, पसली है, ओके। ये जो डायग्राम है ना वो कुछ इस तरह से है, यानी कि मैं जिस तरह से मैं खड़ी हुई हूँ, तो पीछे मेरा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बात करी हूँ मैं, ठीक है, जो मेरुदंड होती है वो, और आगे की ओर पसलियां होती है। तो इस तरह से हम लोग इसकी संरचना को देखेंगे कि इनहेलेशन प्रोसेस किस तरह से होगा और एक्सहेलेशन किस तरह से होगा। तो इनहेलेशन का इस तरह से हम लोग डायग्राम में देखेंगे। एक्सहेलेशन का डायग्राम कैसे होता है, एक्सहेलेशन का डायग्राम होता है इस प्रकार से।
वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड, मेरुदंड या फिर जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी। डायफ्राम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग देखो तंतुपट बोलते हैं, वैसे शुद्ध भाषा में हम लोग हिंदी में भी इसको डायफ्राम ही बोलते हैं, है ना, बस बट उसको शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, तंतुपट ही बोलते हैं, तंतुपट या फिर डायफ्राम, डायाफ्राम। ओके, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, इसमें भी कुछ अंतर तो हुआ नहीं। ये हमारी क्या है, मेरुदंड है, मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पर हमारा होता है क्या, डायफ्राम, यानी कि तंतुपट। आगे हमारी होती हैं रिब्स, रिब्स पसलियां जो होती हैं, पसली। ओके, और यहाँ पर तो हमारी होगी ट्रैकिया, सो दिस इज ट्रैकिया। ये हमारी क्या है, ट्रैकिया है, यानी कि श्वास नली, और ये भी हमारी क्या है, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। ओके, अब इन दोनों में क्या है, अंतर है, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों ही अलग है। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो हमारा प्रोसेस है किसका, इनहेलेशन का, इनहेलेशन यानी कि अंतःश्वसन, अंतःश्वसन, और ये हमारा क्या है, एक्सहेलेशन यानी कि निःश्वसन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अब अंतर क्या है, इनहेलेशन यानी कि अंतःश्वसन का मतलब ये होता है कि जब हम एयर को, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी गैसेस होंगी उसमें, है ना, तो एयर यानी कि जो हवा होती है उसको जब हम अंदर लेते हैं, शुद्ध वायु की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि श्वसन नली के में जाते हुए जो भी एयर या फिर जो भी गैसेस होती है वो शुद्ध हो जाती हैं, है ना, क्योंकि जो भी धूल कण या फिर मिट्टी वगैरह होगी वो हमारे किसमें, नासा गुहा जो होती है वहाँ पर उसे शुद्ध कर लिया जाता है, और वो हमारी थोड़ी सी वार्म भी हो जाती है, यानी गर्म भी हो जाती है उस टाइम पर। उसके बाद जो एयर हमारे फेफड़ों तक आती है, उसके बाद जो हमारी वक्षगोह होती है, यानी कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, उसके शेप में, उसके साइज में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, आकार और उसकी आकृति में, क्योंकि जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर हम उस एक तरह से सकिंग का काम कर रहे हैं, सकिंग यानी कि चूसने का काम कर रहे हैं, उसको खींचने का काम कर रहे हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं, यानी कि एयर को, यानी कि वायु को अंदर अपने अंदर भर रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि थोरैसिक कैविटी जो है वो हमारी एक्सपेंड कर जाती है। ओके, ये हमारा डायग्राम है किसका, ये हमारा है इनहेलेशन यानी अंतःश्वसन को, यानी कि जिस टाइम पर हम एयर को वायुमंडल से, यानी कि एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो इस तरह से हो जाती है। ये सिर्फ फेफड़ा नहीं है, फेफड़ा जो है हमारे क्या है, दो फेफड़े जो है हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे वक्षगोह में उपस्थित होते हैं। तो वक्षगोह में हमारी पसलियां, रीढ़ की हड्डी, इन सभी में चेंजेस आते हैं। ओके, जो हमारी पसलियां होती हैं ना, जो हमारे रिब्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी कि उनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, ये थोड़ा हमारा फूला हुआ दिख रहा है और ये थोड़ा अपनी नॉर्मल स्टेज में दिख रहा है। होता क्या है कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं, वो एयर कैसी है, शुद्ध है, क्योंकि वो हमारे जो हमारी नासा गुहा थी, जो हमारी नेजल कैविटी थी, वहां पर उसे शुद्ध कर दिया जाता था। जो भी हमारे धूल कण थे, मिट्टी कण थे, वो वहां पर रुक चुके थे, है ना, जो म्यूकस था, जो श्लेष्मा था, उसके थ्रू वो मिल करके वो बाहर कर दिए जा रहे थे बॉडी से। इसके बाद उसे थोड़ा सा वार्म भी, यानी कि गर्म भी किया जा रहा था। जो भी एयर हमारे अंदर जाती है, जो भी गैसें जाती हैं, जब वो हमारे ट्रैकिया से हमारे फेफड़े में जाती है, तो उस टाइम पर जो थोरैसिक कैविटी है उसमें चेंजेस किस तरह से आते हैं, फेफड़े में जब एयर जाती है तो फेफड़ा जो है वहां पर वो फूल जाता है। कैसे फूलता है, कोई भी चीज अगर हमारे अंदर जा रही है तो उसका जो है उसका आयतन बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा। किसी भी चीज को अगर देखो, जैसे कि एयर की बात करें, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो क्या होती है, सीधी सीधी बात, कि यहाँ पर जो हमारा फेफड़ा होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। या फिर थोरैसिक कैविटी की बात करूं तो जब फेफड़ा जब बढ़ेगा तो उसके आसपास की जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी तो एक्सपेंड होंगी। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, वो बड़ी होंगी, फैलेंगी। ओके, अगर मेरे लंग्स में
एयर अगर अंदर जा रही है तो लंग्स का जो साइज है, जो शेप है, वो उसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा, तो उसके आसपास के जो भी ऑर्गन्स है वो बाहर की ओर खींचेंगे, तो उनका आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा फेफड़ा होता है, जो फुफ्फुस होता है, जो लंग्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को अभी मैं हिंदी में डिस्कस कर दूंगी। ओके, इस चीज़ को समझो, हिंदी और इंग्लिश से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। एक्सपेंड होने का मतलब है वो फैलेंगे, ठीक है। तो जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं, यानी कि फैलते हैं। जब टाइम पर क्या होती है कि जो हमारे रिब्स होते हैं, यानी कि जो पसलियां होती हैं ना, वो ऊपर की ओर खिंचती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारी मसल्स होती हैं, यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी थोरेसिस कैविटी में, वो हमारी खिंचती हैं, ठीक है, वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि वो हमारी सिकुड़ जाती हैं। वो मसल जब सिकुड़ती है ना, तो हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियां होती हैं, वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ओके, और हमारा जो वक्ष गुहा का आयतन होता है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है, जो भी आयतन होता है, वो बढ़ जाता है। इसके कारण से जो भी दाब होगा अंदर, देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। इसका मतलब ये है, प्रेशर यानी कि दाब, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर आयतन ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, है ना। देखो, अगर आयतन, अगर जगह, ठीक है, नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो आयतन अगर कम होगा तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और आयतन अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज के, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके, वॉल्यूम यानी कि आयतन के। अगर आयतन कम तो प्रेशर ज्यादा, अगर आयतन ज्यादा तो प्रेशर कम। ओके, तो इसीलिए अगर ये एक्सपेंड कर रहा है, मान लीजिए जो फेफड़ा है वो क्या है, बढ़ रहा है, उसके आयतन, उसके आकार में अगर वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, ठीक है। वो जो हमारा फेफड़ा होता है, जो लंग्स होते हैं, वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, यानी कि वो फैलेंगे। फैलेंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आयतन है, यानी कि जो वॉल्यूम है, वो उसमें वृद्धि होगी। वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है वो बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात। आयतन अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम होगा यानी कि यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा है, वो O2 जो है, उसका जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है, और वायुमंडल की तुलना में। इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ आ जाएगी, हमारे लंग्स में आ जाएगी। समझ में आई बात। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम यानी कि जो आयतन है वो क्या है, ज्यादा है, एक्सपेंड कर चुका है हमारा फेफड़ा, यानी कि जो फेफड़ा है वो फैल चुका है, उसके आयतन में वृद्धि हुई है, इसीलिए उसके आयतन में वृद्धि हुई है। इसी कारण से वहां पर जो दाब है, जो प्रेशर है, उसमें कमी आई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, यानी कि आयतन की। तो आयतन अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, और आयतन अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो आयतन यहाँ पर क्या है, आयतन यहाँ पर बढ़ चुका है, यानी कि ज्यादा है, क्योंकि जो फेफड़ा है वो फैल चुका है। जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को, जब हम गैसेस को, जब हम एयर को, हवा को अपने अंदर भरते हैं, तो उस टाइम पर जो फेफड़े हैं वो फैल जाते हैं, हमारी थोरेसिस कैविटी भी हमारी क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो हमारी पसलियां हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, मसल जो है उनमें खिंचाव होता है, और फेफड़े जो हैं वो हमारे फूल जाते हैं। समझ में आया इतना। तो इस कारण से यहाँ पर आयतन जो है बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, या फिर मैं एयर की बात करूं, क्योंकि एयर में ही सारी गैसेस हमारी प्रेजेंट होती हैं, तो एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर से, यानी कि वायुमंडल से कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में आ जाती है, यानी कि हमारे फेफड़ों में आ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये होता है इनहेलेशन, यानी कि अंतःश्वसन। अंतःश्वसन में क्या होगा, अब इस चीज को हम जब पॉइंट्स में लिखेंगे ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, तो जो गैसेस हैं, जो एयर है, वो वायुमंडल से कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में आ जाएगी, यानी कि हमारे फेफड़ों में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और, अब इतना समझ में आया। अब यहाँ पर समझो डायफ्राम का क्या रोल होता है। डायफ्राम यानी कि तंतुबड़, या फिर जो डायफ्राम ही होता है, उसका क्या रोल होता है, क्या काम करता है। जो डायफ्राम होता है ना, जब हम एयर को हमारे बॉडी में लेते हैं, यानी कि लंग्स में उसे भरते हैं, हमारे अंदर जाती है जब एयर थ्रो ट्रैकिया, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो डायफ्राम है, क्योंकि देखो जगह चाहिए, जो भी एयर हमारे अंदर आएगी, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो शेप होता है ना हमारे डायफ्राम का, जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर ये हमारा जो डायफ्राम है वो किस तरह से हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, ओके, फ्लैट हो जाता है। तो इस टाइप से इसका जो शेप है ना वो यहाँ आ जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है ये,
इस तरह सीधा हो जाता है डायफ्राम। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, आयतन मिला। तो इतना आयतन हमारा बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी ये देख लो, यहाँ पर जो हमारी देखो ये नॉर्मल स्टेज है, इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझा दूं मैं। तो ये हमारे नॉर्मल थी, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल लंग्स थे। तो जब ये एक्सपेंड हुए तो हमारा इतना हमें क्या मिल चुका, इतना हमें वॉल्यूम मिल चुका, ठीक है। तो इतना हमें क्या मिल चुका, आयतन मिल गया। तो इतना आयतन बढ़ चुका और इतना बढ़ चुका है, ठीक है। जो रेड से मैंने मार्क किया हुआ है ये क्या है, वॉल्यूम हमें इतना मिल चुका है। तो इतने आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या है, दाब वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम अंतर श्वसन करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है, यानी सीधा हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारी रिब्स यानी पसलियां होती हैं वो ऊपर खिसक जाती हैं, हमारे मसल्स जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, और हमारा जो फेफड़ा होता है वो क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है, उसका आयतन बढ़ जाता है और दाब वहां पर कम हो जाता है। और वायुमंडल से जो एयर होती है, जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन। समझ में आया। अब हम लोगों ने अंतःश्वसन को समझ लिया। अब हम समझते हैं किसको, निःश्वसन को। निःश्वसन को यानी कि बाह्य श्वसन को। देखो अब हम समझते हैं एक्सहेलेशन, निःश्वसन, या फिर इसको उच्छ्वासन भी बोलते हैं, उच्च श्वसन भी बोलते हैं, उच्च श्वसन, इसको हम उच्च श्वसन भी बोलते हैं। अब निःश्वसन में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। देखो एक्सहेलेशन में क्या होगा कि अब नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, अब नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, हमारे जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी पार्ट्स हैं, वो नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। जो तंतुपट है वो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। और हमारा जो लंग्स होता है, यानी कि जो फेफड़ा होता है, तो लंग्स जो हैं वो हमारे वो नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल। ओके, जैसा उनका शेप था पहले वो उसी शेप में आ जाते हैं। वैसे अगर रियलिटी बताएं ना, तो जो लंग्स होते हैं हमारे वो पहले नॉर्मली वो ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब हम उसमें हवा भरी जाती है ना, यानी कि जब हम इनहेलेशन के थ्रू सांस अंदर लेते हैं, यानी कि हम वायु को जब अपने फेफड़ों में भरते हैं ना, तो वो फिर इस टाइप के शेप में आ जाते हैं, कुछ शेप ले लेते हैं। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, इनहेलेशन में तो कुछ नहीं है। कैसा है कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा ना, उसके अपोजिट है। यानी कि जब हम अब देखो, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। वापस से उसको हम एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो फेफड़ों में, पहले देखो फेफड़े जो है ना कभी भी वायु रहित नहीं होते। जो फेफड़े होते हैं ना हमारे, वो कभी भी क्या नहीं होते, वायु रहित नहीं होते, यानी कि कुछ ना कुछ उनका अमाउंट जो है वो हमारे फेफड़ों में भरा रहता है। ओके, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो प्रोड्यूस होती है थ्रू, जो भी हमारे अंदर प्रोसेस होती है ना, उनके थ्रू जब जो भी हमारी क्रियाएं होती है ना, रासायनिक क्रियाएं, उनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारी फेफड़ों में भरी हुई जो वायु होती है ना, जो भी एयर होगी बची हुई, उसके साथ मिक्स होकर के वो हमारी एक्सहेल कर जाती है, यानी कि बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होगी, मतलब लंग्स से जो एयर के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो जाएगी, थ्रू ट्रैकिया के थ्रू वो हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जो गैसेस हैं, जब जो एयर है, जो हवा है, जब वो हमारी बॉडी से बाहर जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, आयतन कम हो गया, आयतन जो है वो घट गया, अब तो नॉर्मल शेप में आ चुकी है। जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्यों घट गया वो, क्योंकि जो हमारे लंग्स थे, जो हमारे फेफड़े थे, वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ गए, तो वॉल्यूम उनका कम हो गया, आयतन उनका घट गया। और यहाँ पर अगर आयतन कम होगा तो हम लोग समझते हैं कि आयतन अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, यानी कि दाब बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जब हम लोगों ने इनहेलेशन किया, जब हम लोगों ने हवा को अंदर भरा, तो उस टाइम पर आयतन बढ़ गया था, दाब वायु का कम हो गया था, तो इसीलिए वायुमंडल से जो वायु थी वो हमारी बॉडी में आ गई। इसके बाद जब एक्सहेलेशन की बात आई, तो उस टाइम पर एक्सहेल यानी कि वायु को हमने बाहर किया तो आयतन उसका फिर से क्या हो गया, कम हो गया, और जो प्रेशर था, जो दाब था, वो बढ़ गया। ओके, तो ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर नॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है, पसलियां भी हमारी नॉर्मल शेप में आ जाती हैं जैसे पहली थी, और तंतुपट यानी कि जो डायफ्राम है ना, फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, डोम शेप का हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। ओके, कुछ इस डोम शेप यानी कि इस तरह से हो जाता है, इस टाइप से। ओके, इसको हम डोम शेप बोलते हैं।
समझ में आया? तो ये हमारे दोनों में अंतर था, ठीक है। इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन यानी कि अंतःश्वसन और निःश्वसन, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। इसे नोट करो, हम लोग चलते हैं आगे, आगे समझते हैं इसके। तो अब हम लोग को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना था, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जिनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना था, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दोनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से होता है इनहेलेशन यानी कि अंतःश्वसन, और किस तरह से होता है एक्सहेलेशन यानी कि बाह्य श्वसन या फिर उच्च वासन या फिर उच्च श्वसन, या फिर इसे हम लोग निःश्वसन भी बोलते हैं। ओके, अब इन दोनों में कुछ पॉइंट्स यानी कि डिफरेंस देख लेते हैं हम लोगों को डिफरेंस दिखना है इनहेलेशन में यानी कि अंतःश्वसन में, और एक्सहेलेशन में यानी कि निःश्वसन में। ओके, इनहेलेशन में क्या देखा था कि जो थोरैसिस कैविटी होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। इनहेलेशन में हम जाते हैं कि जो थोरैसिस कैविटी होती है, थोरैसिस कैविटी या फिर जो चेस्ट कैविटी होती है, यानी कि वक्ष गुहा में वृद्धि होती है, यानी कि एक्सपेंड। जो चेस्ट कैविटी या फिर जो थोरैसिस कैविटी होती है, यहाँ पर हमारा हार्ट, लंग्स, जो हमारी ट्रैकिया होती है, ये सब पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उसको हम थोरैसिस कैविटी कहते हैं। तो थोरैसिस कैविटी में क्या होती है, जो वक्ष गुहा होती है उसमें वृद्धि होती है, वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो वह अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है, यानी कि सामान्य अवस्था में आ जाती है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, थोरैसिस कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वक्ष गुहा सिकुड़ जाती है। ओके, तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो वक्ष गुहा होती है वो सिकुड़ जाती है, यानी कि नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती है, अपने आकार में आ जाती है, सामान्य अवस्था में आ जाती है। लेकिन अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, एयर को अपने अंदर लेते हैं, लंग्स में भरते हैं। तो उस टाइम पर जो हमारी थोरैसिस कैविटी होती है, जो हमारा ऊपर का भाग होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है, यानी कि ये एक्सपेंड कर जाता है, फूल जाता है, बढ़ जाता है। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब इसके बाद सेकंड क्या है, इसके जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स यानी कि पसलियां, ये ऊपर की ओर खिसक जाती है। ओके, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो पसलियां होती हैं, जो रिब्स होती हैं, नीचे की ओर आ जाती है, यानी कि अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियां होती हैं ना, वो ऊपर की तरफ खिंच जाती हैं, ठीक है, और जो मसल्स होते हैं, जो हमारी पेशियां होती हैं, उनमें सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद जो डायफ्राम होता है, वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, यानी कि चपटा हो जाता है। चपटा मतलब सीधा हो जाता है, वो इस तरह से था लेकिन वो कैसे हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, चपटा हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है, या फिर मैं इसको सीधा बोल सकती हूँ, फ्लैट यानी कि सीधा हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो डायफ्राम होता है, यानी कि तंतुपट, जो डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है, डोम शेप।
डोम शेप, ओके, डोम शेप का हो जाता है या फिर अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। वैसे सीधी सी बात है कि एक्सहेलेशन का मतलब है कि जो चीज़ इनहेलेशन में के लिए हम लोगों ने की थी कि हम लोग सांस अंदर ले रहे थे, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं यानी कि जब हम वायु को बाहर छोड़ते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही अपनी शेप में आ जाती हैं, जैसे वो थी वैसी ही हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने डाउन शेप में हो जाता है यानी कि इस टाइप का हो जाता है जैसे पहले था, ओके। लेकिन जब हम इनहेलेशन की बात करें तो वो फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये इस तरह से था लेकिन वो कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, ओके। एयर को अंदर आने के लिए आयतन की मात्रा ज़्यादा चाहिए पड़ती है, तो वॉल्यूम वहाँ पर बढ़ता है ना, तो इसीलिए वो फ्लैट हो जाता है। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है यानी कि जो आयतन होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, बढ़ता है यानी कि आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है किसका, लंग्स का आयतन, ओके, किसका आयतन, किसका, लंग्स यानी कि फेफड़ों का, फेफड़ों में, यानी कि फेफड़ों में क्या जो आयतन होता है ना फेफड़ों का, फेफड़ों का जो आयतन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज्ड, ओके, यानी कि कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इनहेलेशन में जो आयतन है वो बढ़ जाता है लंग्स में, ओके। अब इसके बाद जब आयतन जब बढ़ जाता है तो जो एयर है वो क्या करती है, प्रवेश करती है हमारे लंग्स में, ओके, हमारे फेफड़ों में एयर जो है अंदर आती है। जो आयतन होता है जब वो बढ़ जाता है तो जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। लेकिन जब जो आयतन है वो घट जाता है यानी कि जब वो डिक्रीज करता है तो एयर जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में चली जाती है, तो वो क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, आउट ऑफ बॉडी हो जाती है, ठीक है। हमारे शरीर से, हमारे थोरेसिस, हमारे लंग्स से जो एयर है वो बाहर निकलती है, ओके, समझ में आया। तो ये दोनों क्या था, डिफरेंस था दोनों में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में।